स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की जो सोशियोलॉजी है उसके जो बुक 2 है उसका जो चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है संरचनात्मक परिवर्तन। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप के नाम से है। यहाँ पर आपको इसके जो पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसके डिटेल नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं eklavyastudypoint.com, और यहाँ से आप हमारे जो डिटेल नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। तो हमारी जो यूनिट है उसका नाम है संरचनात्मक परिवर्तन यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसमें हम क्या कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद के बारे में। उपनिवेशवाद क्या होता है, भारत पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या इसमें परिवर्तन आए और किस तरह से इसने भारत की जो विचारधारा है, भारत के जो विचार हैं उसको प्रभावित किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को, किस तरह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी शुरुआत हुई थी, यूरोप से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा था और किस तरह से भारत में ये स्टार्ट हुआ था, इसमें भारत ने अपने अपने क्या क्या इम्पैक्ट छोड़े थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नगरीकरण के बारे में यानी कि अर्बनाइजेशन के बारे में, किस तरह से जो भारत की जो जनसंख्या थी वो गांव से प्रस्थान कर रही थी शहरों की ओर, नए रोजगार की तलाश में, अपने काम धंधे की तलाश में वो एक शहरों शहरों की तरफ आकर्षित हो रही थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो स्वतंत्रता के बाद में जितने भी विकास कार्य हुए यानी कि जो डेवलपमेंटल टास्क वगैरह जो कंप्लीट करे हैं इंडिया ने, उनके बारे में। ठीक है, हमारी यूनिट का नाम है संरचनात्मक परिवर्तन। अगर हम इसका मतलब देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, तो समाज में हमें अलग अलग तरह की जो संस्थाएं होती हैं हमें वो देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं संस्थाओं में कुछ उनके जो नियम कायदे होते हैं, ठीक है, उनके जो कुछ मानक होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनमें जब परिवर्तन आने लगते हैं तो उसी को बोलते हैं हम संरचनात्मक परिवर्तन यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस। अभी जो संस्थाएं होती हैं इनके जो नियम होते हैं यानी कि जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, इन्हीं को हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं, उन्हीं को हम स्ट्रक्चरल चेंजेस कहते हैं। अब ये जो परिवर्तन होते हैं वो बाहरी प्रभाव से भी आ सकते हैं। जैसे भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में कुछ परंपराएं बहुत पुराने टाइम से चली आ रही थी, प्राचीन परंपराएं भारत में बहुत समय से चलती आ रही थी। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आए थे, उपनिवेशवाद की एक व्यवस्था अपने साथ लेकर आए थे, तो यहाँ की जो समाज की जो संस्थाएं थी उनमें कुछ परिवर्तन आने स्टार्ट हुए, और उन्हीं को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं कि संरचनात्मक परिवर्तन किस तरह से हुए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, भारत में कुछ परंपराएं चल रही थी जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरह की कुछ कुप्रथाएं चल रही थी। तो उनमें जब अंग्रेज भारत में आए थे उन्होंने इस पे प्रतिबंध लगाया, यहाँ पे कुछ चेंजेस करे थे। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो भारत की जो सामाजिक जो संस्था थी, ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन आए थे जो जिसको हम संरचनात्मक परिवर्तन कह सकते हैं। अगर हम एक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की चाहिए, तो हमें पता है अगर हम किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं, किसी के वर्तमान को समझना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उसके इतिहास की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें उसके अतीत की जानकारी नहीं होगी, उसकी हिस्ट्री पता नहीं होगी, तो हम उसको वर्तमान का जो उसका उसकी जो प्रासंगिकता है, वर्तमान में उसका जो रिलेवेंस है उसको हम बता नहीं सकते। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत का जो नाम है वो भारत कैसे पड़ा, तो इसका जब आप मेरे को आंसर करोगे, इसका जब जवाब दोगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का नाम सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, आर्यों ने इसको किस तरह से वर्णित किया था, जब भारत में अलग अलग महाजनपद आए थे उनके टाइम पे भारत को किस प्रकार संबोधित किया गया था। तो एक कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले भारत की जो इतिहास है, भारत की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस यहाँ तक का जो सफर है उसको कंप्लीट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि भारत का जो नाम है वो भारत किस तरह से पड़ा था। ठीक है, तो अगर हमें किसी व्यक्ति को समझना है, किसी समूह को समझना है, किसी देश को समझना है, किसी राष्ट्र को समझना है, उसके समाज को समझना है, ठीक है, उसकी सोसाइटी को समझना है, तो सबसे पहले हमें उसके इतिहास की, उसके अतीत की, उसकी हिस्ट्री की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर हम भारत के इतिहास की बात करते हैं, भारत की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा समृद्धशाली है और काफ़ी ज़्यादा विशाल है। विशाल इस संदर्भ में है कि हम कह सकते हैं कि भारत का जो इतिहास है, हमें एक जो लिखित इतिहास देखने को मिलता है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलता है। उसके बाद में भारत में जो थे आर्य आए थे, उसके बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपदों का उदय हुआ, अशोक आए,
पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य आया, चोल आए। इस तरह से हम कह सकते हैं भारत पर जो अलग अलग राजाओं का शासन रहा था अलग अलग समय पर। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारत का इतिहास है काफी ज्यादा विशाल है, बहुत ज्यादा ब्रीफ हिस्ट्री हमें भारत की देखने को मिलती है। समृद्धशाली हम इस संदर्भ में कह सकते हैं कि भारत में अलग अलग टाइम पर अलग अलग राजाओं ने अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने पर्सपेक्टिव में यहाँ पे नीतियों का निर्माण किया, भारत का विस्तार किया। भारत में अलग अलग तरह की जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उनका पालन किया। भारत में अलग अलग तरह की जो सामाजिक परंपराएं थी उनका चलन शुरू किया, उनकी स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का जो इतिहास है काफी ज्यादा समृद्धशाली है, काफी ज्यादा विशाल है। हमें पता है जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, दूसरा पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास और तीसरा पढ़ते हैं हम आधुनिक इतिहास। अगर हमें भारत का जो अतीत है, भारत की जो हिस्ट्री है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए, तो हमें सबसे पहले प्राचीन इतिहास को और जो मध्यकालीन इतिहास होता है उसको समझना पड़ेगा, तभी हम भारत के अतीत को समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम भारत के वर्तमान को समझना चाहते हैं, आधुनिक भारत को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में जो उपनिवेशवाद आया था, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था चल रही थी, हम जब उसको समझ पाएंगे तभी हम जो आधुनिक भारत है, जो आज के टाइम पे हमें भारत का जो वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है, हम उसको बता पाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बात करनी होगी उपनिवेशवाद के बारे में, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के बारे में। उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिस पर एक जो देश होता है दूसरे देश की शासन व्यवस्था पर, उसके राजनीतिक व्यवस्था पर, सांस्कृतिक व्यवस्था पर अपना पूरा का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेता है और उस देश पर शासन करता है। उसी को हम बोलते हैं उपनिवेशवाद व्यवस्था, उपनिवेशवादी व्यवस्था। ठीक है, उपनिवेशवाद जो आया था भारत में, उसके कारण भारत ने कुछ आधुनिक विचारों को जाना था। आधुनिक विचारों से तात्पर्य ऐसे विचार होते हैं जो हमारी रूढ़िवादी परंपराएं होती है उनको छोड़ने में मदद करते हैं। जैसे हमने लोकतंत्र को समझा था कि लोकतंत्र क्या होता है, हमने समानता को समझा था, हमने स्वतंत्रता को समझा था। तो ये कुछ आधुनिक विचार होते हैं जिनकी वजह से हम आधुनिकता को ग्रहण करते हैं, मॉडर्निटी को अपनाते हैं। अगर हम एक स्थिति के बारे में अब बात करेंगे जो है जिसको हम बोलते हैं विरोधाभासी स्थिति, जब भारत वेस्ट से कुछ आधुनिक विचारों को सीख रहा था, कुछ मॉडर्न थॉट्स को सीख रहा था, कुछ मॉडर्न जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको सीख रहा था, तभी उसी टाइम पर भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने यहाँ पे किस चीज़ से कैसे एक नई सिचुएशन पैदा करी थी जिसको कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन की सिचुएशन बोलते हैं। ठीक है, एक विरोधाभासी स्थिति पैदा हुई थी। विरोधाभासी स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यही किया था अंग्रेजों ने। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भारत था, यानी कि जो हमारा देश था, हमारा इंडिया था, उसने पश्चिम से एक उदारवाद के बारे में सीखा था, स्वतंत्रता के बारे में सीखा था। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत ने पश्चिम से आधुनिक विचारों को जाना था, उदारवाद यानी कि लिबरलाइजेशन को समझा था, स्वतंत्रता यानी कि जो लिबर्टी होती है उसके बारे में समझा था, समानता के बारे में समझा था, जो आधुनिक विचार थे उनको जाना था। और ये किस लिए जाना था कि हमें आधुनिक बनना था, हमें मॉडर्न बनना था। ठीक है, क्योंकि जो वर्ल्ड है अपने आप में मॉडर्न होता जा रहा था और हमें भी वर्ल्ड के साथ में कोऑपरेट करना था, उसके साथ में हमें शामिल होना था। तो इसीलिए हमने इन विचारों को जाना था। लेकिन दूसरी तरफ ये एक स्थिति आ रही थी कि जो भारत था, भारत में उपनिवेशवादी व्यवस्था थी ब्रिटेन की, ब्रिटिश उपनिवेशवादी जो व्यवस्था थी भारत में, वो यहाँ पे शासन कर रहे थे। और लेकिन जब वो शासन कर रहे थे तो वो स्वतंत्रता, उदारता, समानता, ये कुछ जो आधुनिक विचार थे उनका पालन नहीं कर रहे थे। यहाँ पे हमें उनकी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि हम एक तरफ सीख पश्चिम से रहे हैं, लेकिन जो पश्चिम वाले हैं जो शासन कर रहे हैं वो यहाँ पे उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये एक हम कह सकते हैं ये विरोधाभासी स्थिति आई थी। फिर हम बात करते हैं जो उपनिवेशवाद था उसकी क्या क्या देन थी, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में, जिसको हम आज के टाइम पे भी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ आधुनिक विचारों को समझा था, कुछ आधुनिक विचारों को जाना था। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने स्वतंत्रता के बारे में समझा, हमने लोकतंत्र के बारे में समझा, हमने समानता के बारे में समझा। ठीक है, तो कुछ आधुनिक विचारों को हमने देखा था। और कुछ संस्थाओं की शुरुआत भारत में हुई थी, जैसे आरबीआई की, यूपीएससी की, एशियाटिक सोसाइटी की, अलग अलग जो सामाजिक संगठन थे उनकी स्थापना यहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी, जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। उसके बाद में भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, शासन की जो प्रणाली है, वो संसदीय शासन प्रणाली है जो कि उपनिवेशवाद से ली गई है। उपनिवेशवादी व्यवस्था जो थी ब्रिटेन की थी और ब्रिटेन से ही संसद का स्वरूप लिया गया था, संविधान में उसको ग्रहण किया गया था। उसके बाद हम विधि की बात करते हैं, तो विधि का मतलब होता है कानून, लॉ। जो भी हमारे भारत के देश के नागरिकों के लिए जो भी कानून बनाए गए थे उनका रेफरेंस लिया गया था, जो भी अंग्रेजों ने जितने भी अपने शासन के अधिनियम लेकर आए थे उससे। और भारत का जो संविधान है उसका 70% हिस्सा था वो जो भारत सरकार अधिनियम था
भारत शासन अधिनियम 1935 था, वहां से इसको लिया गया था। अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, मॉडर्न शिक्षा, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसकी स्टार्टिंग 1833 यानी कि 1833 से मानी जाती है, जहां पर जो चार्टर एक्ट आया था उसमें भारत में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। उसके बाद 1834 में मैकॉले आया था, जहां पर उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, उसने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसमें कहा गया था कि भारत में हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना पड़ेगा जो हमारी शिक्षा का अपने लोगों के बीच में जाकर प्रसार करे, जिससे कि हमारे जो संसाधन है उसका कम खर्च होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एजुकेशन व्यवस्था की शुरुआत होती है। उसके बाद में भी कई सारे कमीशन आए, उसके बाद बुड डिस्पैच आया, हंटर कमीशन आया, यूनिवर्सिटी कमीशन आया, और आज़ादी के बाद में भी हमें कुछ कमीशन देखने को मिलते हैं जिसने इन चीज़ों पर अपना काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ा था। फिर हम सड़कों पर बाईं तरफ चलते हैं, तो ये भी हमें उपनिवेशवाद जो व्यवस्था थी उससे हमने इसको ग्रहण किया है। सड़कों पर हम जाते हैं तो हमें उसके किनारे रेडी गाड़ियां वगैरह मिलती हैं, जहां पर हमें ब्रेड, ऑमलेट, कटलेट जैसी खाने की अलग अलग तरह की जो चीज़ें मिलती हैं वो हमने वहां से ग्रहण की। इस पद्धति को हमने वहां से ब्रिटेन से ग्रहण किया है। भारत में हम एक बिस्किट कंपनी को देखते हैं जिसका नाम ब्रिटेन से संबंधित है, जिसका नाम है ब्रिटेनिया। लेकिन ध्यान रखना, जो ब्रिटेनिया कंपनी है वो इंडियन कंपनी है, भले ही उसका नाम ब्रिटेन से यानी कि जो ब्रिटिश था, इंग्लैंड से संबंधित क्यों ना हो। अगर हम स्कूल में हम देखते हैं, जो हमारी जो टाई होती है, जो हमारी ड्रेस का एक अनिवार्य हिस्सा है, वो भी हमने औपनिवेशवादी व्यवस्था से ली है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश जो होती है उसके, हमें पता है कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभाव होते हैं। इंग्लिश आज के टाइम पे एक अपने आप में एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। अगर हम भारत में भी बात करते हैं तो भारत में अगर अगर हम बात करें तो भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको कोई सी लैंग्वेज नहीं आती हैं, रीजनल लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इजीली वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक इसका प्रभाव होता है, एक कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में काम करती है। हमें पता है कई सारे भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजी में कई तरह की जो रचनाएं हैं वो करी हैं। जैसे 2-3 बुक मैं आपको बताता हूँ। एक बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय की, और एक झुंपा लाहिरी जी की बुक है जिसका नाम है द नेम शेक। ठीक है, तो इनको इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला है, काफ़ी ज़्यादा इनको पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किए गए हैं, और ये भारतीयों ने अंग्रेजी में अपनी रचना की है। ठीक है, अंग्रेजी का जो ज्ञान था उसी की वजह से जो भारत है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्लेस मिला हुआ है। अगर हम बात करते हैं, जो इंग्लिश है उसको विशेषाधिकारों का द्योतक बोला जाता है। इसका आशय ये होता है कि जो इंग्लिश होती है उसको आज के टाइम पे भी प्रिविलेज लैंग्वेज माना जाता है, उसको एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज माना जाता है। और ये कहा जाता है कि जिसको इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी नॉलेज नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, तो उसे एक रोजगार प्राप्त करने में ही काफ़ी ज़्यादा परेशानी को सामना हो सकता है, इसको एक जॉब लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप लोग अपने आसपास देखते होंगे कि जिसने 12वीं पास कर ली है, 12th पास कर ली है, तो अगर वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा है तो उसको एक जॉब लेने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं, उसको अगर मल्टीनेशनल किसी कंपनी में काम करना है। ठीक है, जो इंग्लिश है, उस इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा जो समाज में जो वंचित समूह है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है। हमें पता है जो हमारी पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें जो दलित थे यानी कि जो वंचित वर्ग थे उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। आपको पता है जब भारत में आर्य आए थे उन्होंने ऋग्वेद ये जो सिस्टम था उसको स्टार्ट किया था, जहां पर उन्होंने समाज को 4 वर्णों में वर्गीकृत किया था। उसके बाद से में उत्तरवैदिक काल आया जहां पर हमें सारी की सारी जो व्यवस्थाएं थी वो बदलती हुई, उसमें कुछ कमियां, उसमें कुछ परिवर्तन हमें आते देखने को मिलने लगे हैं। ठीक है, तो वहां से ही इन चीज़ों की शुरुआत हुई थी, और शिक्षा का अधिकार, अलग अलग तरह के जो शोषण की जो नीतियां होती हैं उनको लाया गया था। अंग्रेजी का जब भाषा भारत में स्टार्ट हुई थी तब से दलितों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अवसर यहाँ पे खुल गए थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको बोलते हैं हम उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो उपनिवेशवादी व्यवस्था होती है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर जो एक देश होता है दूसरे देश पर शासन करता है। ठीक है, तो उसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है। अगर हम आधुनिक काल में बात करते हैं, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद सिस्टम था यानी कि जो ब्रिटेन का जो उपनिवेशवाद था, उस जो ब्रिटेन था दूसरे देशों पर कब्जा करता था, तो उसका हमें आज के टाइम पे यानी कि आधुनिक काल में काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में अलग अलग टाइम पर यानी कि अलग अलग काल में अलग अलग जगहों पर, ठीक है,
इसके अनुसार हमें अलग अलग राजाओं का, अलग अलग जो किंग थे उनका हमें शासन देखने को मिलता है, और जिन्होंने आज के टाइम पे यानी कि जो हमारा आधुनिक भारत है उसका निर्माण किया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग की बात करते हैं, भारत में सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो वहां पर भी कुछ कहा जाता है कुछ राजाओं का शासन था। तो उन्होंने इस चीज को निर्माण किया था कि आज के टाइम पे भी हम जो हमारी नगरीय पद्धति है हम उस वहां से उसको फॉलो करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं आगे जाकर अशोक आए, पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य आया, और वहां से भी हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो आज के टाइम पे चले आ रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग काल पर अलग अलग स्थान के अनुसार अलग अलग राजाओं का शासन रहा था, जो आज के टाइम के आज के आधुनिक भारत का यानी कि जो मॉडर्न इंडिया है उसका निर्माण करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं जो हम औपनिवेशिक शासन काल था, उसने सबसे ज्यादा अपना प्रभाव छोड़ा। ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्यों था? क्योंकि इसमें इससे जो परिवर्तन आए थे यानी कि इससे जो चेंजेस आए थे वो काफी ज्यादा गहरे थे, यानी काफी ज्यादा डीप थे और काफी ज्यादा भेदभावपूर्ण रहे थे। हमें यहाँ पे डिस्पैरिटीज का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो भेदभावपूर्ण इस तरह से रहे थे क्योंकि हमें पता है भारत में जो भी सामाजिक असमानताओं का जन्म हुआ था वो अंग्रेजों के टाइम पे हुआ था। उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था। गहरे इस तरह से रहे थे कि हमने कुछ अभी एग्जाम्पल पढ़े थे पीछे आगे, वहां पे हमने समझा था कि भारत में जो उपनिवेशवादी व्यवस्था आई थी उसने इंडिया में क्या क्या कंट्रीब्यूट करे थे, और इन चीजों को आज के टाइम पे भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो इस वजह से ये हम कह सकते हैं ये काफी गहरे रहे हैं। ठीक है, हमें हिस्ट्री में अपने इतिहास में काफी सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर जो कुछ देश होते हैं दूसरे देशों के क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं और अपना राजनीतिक विस्तार यानी कि जो पॉलिटिकल जो कंट्रोल है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए भारत की हम बात कर सकते हैं, भारत पे किस तरह से अंग्रेजों ने शासन किया था। भारत में जब अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले उनका उद्देश्य था, मुख्य मोटो था कि हमें भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर कंट्रोल करना है। फिर समय के साथ उनका लालच बढ़ता गया और उन्होंने राजनीतिक जो मामले थे उनमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। उसके बाद में उन्होंने कुछ जो सामाजिक परंपराएं थी, सांस्कृतिक परंपराएं थी, उनमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और यहाँ की जो पूरी की पूरी शासन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था के जितने भी पक्ष थे उनमें कब्जा कर लिया, उनमें नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, हमें कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर कमजोर लोगों को, ठीक है, शक्तिशाली लोगों के द्वारा उन पर शासन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात कर सकते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका काफी ज्यादा गरीब देश उस टाइम पे भी थे और आज के टाइम पे भी हैं। अफ्रीका में सबसे ज्यादा हमें रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जितने भी उपनिवेशवादी जितने भी लोग थे जिन्होंने वहां पे शासन व्यवस्था अपनी स्थापित करी थी, वहां के जितने भी संसाधन थे उनका दोहन स्टार्ट कर दिया था, उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था, उनको खत्म करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर होते चले गए और अब उन लोगों ने अपना शासन यहाँ पे अपना शासन का विस्तार करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पूंजीवाद के बारे में यानी कैपिटलिज्म के बारे में। जो पूंजीवाद है वो एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें प्रोडक्शन के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं यानी कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर जो होता है, जो उनका जो स्वामित्व होता है यानी कि जो ओनरशिप होती है कुछ विशेष लोगों के हाथ में होती है। ठीक है, उसी को पूंजीवाद बोला जाता है। जो पूंजीवाद होता है वो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने पर जोर देता है कि सबसे ज्यादा मुनाफा हमें कमाना है और पूंजीवाद के माध्यम से ही ज्यादा से ज्यादा लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है, अपना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देखा जा सकता है। अगर हम पूंजीवाद की बात करते हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग है एक काफी ज्यादा जटिल प्रोसेस से हुई है, काफी ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उससे स्टार्टिंग हुई थी। अब ये जटिल प्रक्रिया थी क्या, एक बार उसको समझते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा हुआ था कि जो कंस्तुंतनिया साम्राज्य था उसका विघटन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से जो यूरोप वाले थे पूरब से यानी कि जो पश्चिम वाले पूरब से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने समुद्र के रास्तों की खोज की और वहां से जो अलग अलग देश थे उनकी खोजें स्टार्ट कर दी थी। तो ये जटिल प्रक्रिया क्या थी कि अलग अलग देशों की खोज स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और जो गैर यूरोपीय देश थे यानी कि जो यूरोप के बाहर जितने भी देश थे उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, इनके जितने रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, उनको खर्च करना स्टार्ट कर दिया, उनका दोहन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब पूंजीवाद की वजह से ही अलग अलग जो विज्ञान की पद्धतियां होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनका डेवलपमेंट्स करना शुरू कर दिया और अलग अलग तरह की जो उद्योग की जो परंपराएं होती हैं, जो कृषि की परंपराएं थी उनमें परिवर्तन आने स्टार्ट हो गए, उनमें रूपांतरण स्टार्ट हो गया था, अलग अलग पद्धतियां आने लगी थी, जिसकी वजह से लोगों ने से ज्यादा अपना ध्यान आकर्षित किया था कि हमें सबसे ज्यादा मुनाफा कमाना है, सबसे ज्यादा लाभ करना है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये पूंजीवाद स्टार्ट हुआ था। फिर हम बात करते हैं जो पूंजीवाद होता है उसको अपनी गतिशीलता यानी कि प्रोग्रेसिवनेस के लिए जाना जाता है, वो काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव माना जाता है। इसमें हमें
अगर हमें वृद्धि करनी है, अपना डेवलपमेंट करना है, तो हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, वृद्धि की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे संभावनाएं रहती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा प्रसार करता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अब जल्दी से फैलता है। नए नए इनोवेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, नए नए जो बिजनेस करने के जो आइडियाज़ होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, और जो हम अपना लेबर है, जो श्रम है हमारा, उसको हम बेहतर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं पूंजीवाद के माध्यम से। ठीक है, जो पूंजीवादी दृष्टिकोण है, यानी कि जो कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव है, उसने बाजार को एक बृहद भूमंडलीकृत रूप के रूप में बनाया, उसको देखा गया है। बृहद भूमंडलीकरण का एक आशय इस स्थिति से होता है जहां पर जो विश्व के सभी देश होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां से जितने भी उनके जो संसाधन होते हैं, उनका जो उत्पादन होता है, वो बाहर के देशों में जा सके। ठीक है, तो इसकी वजह से कहा जाता है इन्होंने जो विश्व था उसको, विश्व के बाजार को बृहद भूमंडलीकरण के रूप में देखा था। जब हम बात करते हैं पश्चिमी उपनिवेशवाद के विकास के बारे में, तभी हम बात करते हैं पश्चिमी पूंजीवाद के बारे में। ठीक है, तो ये इन दोनों का जो विकास है वो काफी ज्यादा, हम कह सकते हैं, एक दूसरे से संबंधित है। भारत में जो उपनिवेशवादी जो शासन व्यवस्था थी वो कब कब प्रबल हुई, यानी कि उसके कब ज्यादा से ज्यादा पैर फैलने शुरू हो गए, जब भारत में पूंजीवाद का विकास स्टार्ट हो गया था। भारत में कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ उद्योगपति थे, उनको अंग्रेजों ने काफी ज्यादा खुला समर्थन दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और जो उपनिवेशवाद व्यवस्था थी, उपनिवेशवादी जो सिस्टम था, उसकी स्टार्टिंग हो गई, और वो भारत में उपनिवेशवाद अपने पैर पसारता चला गया। ठीक है, अब ये जो उपनिवेशवाद था, इसने भारत में बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचनाओं थी, यहाँ पर इस पे काफी ज्यादा अपना इफेक्ट डाला था, उस पर अपने प्रभाव छोड़े थे। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, आगे पीछे बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं जो पूंजीवाद के आने से जो पहले के जो शासक थे और पूंजीवाद के बाद के जो शासक थे उनके बारे में। ठीक है, यानी कि जो पूर्व पूंजीवादी शासक थे और पूंजीवाद के बाद वाले जो शासक थे उनके बारे में। जो पूर्व पूंजीवादी जो शासक जितने भी थे वो अपने प्रभुत्व से, अपने वर्चस्व से लाभ प्राप्त करते थे, यानी कि जितनी भी आर्थिक नीतियां थी उन पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था, यानी उनमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं डालते थे, उसमें कोई दखल नहीं देते थे। ठीक है, इन्होंने जो पुरानी जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी, जो पुरानी आर्थिक नीतियां थी, उस पर अपना कब्जा जमाए रखा, और अपने शासन को इन्होंने काफी ज्यादा मजबूत किया, अपने शासन पर पकड़ बनाई थी। फिर बाद में जब आया पूंजीवाद आया, उसके बाद में जितने भी शासक आए थे उनको हम रखते हैं ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में, क्योंकि ऐसा ही कहा जाता है कि उस टाइम पे जो पूरा का पूरा जो यूरोप था, यूरोप में भी एक देश था ब्रिटेन, उनका पूरे विश्व पर कब्जा था, पूरे विश्व की जितनी व्यवस्था थी उस पर कब्जा था, इसलिए इसको बोला जाता है ब्रिटिश उपनिवेशवाद। जब ये आए थे तो इनकी जो पूरी पद्धति थी वो पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित थी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने पर ये फोकस करते थे, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए ये पूंजीवादी व्यवस्था पर इनकी सारी की सारी व्यवस्थाएं आधारित थी। इन्होंने क्या किया, जो भी आर्थिक व्यवसाय थे उनमें सीधा सीधा हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होने लगे थे, जिससे पूंजीवाद का विकास हुआ। ठीक है, विस्तार हुआ और उन्हें मजबूती मिली, और इनका जो उपनिवेशवादी जो व्यवस्था थी वो फैलती की फैलती चली गई। अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, उसने सबसे पहले तो भूमि स्वामित्व के जितने नियम थे उनको बदला था। ठीक है, और साथ साथ ये भी किया कि कौन सी फसल उगाई जाएगी और कौन सी फसल नहीं उगाई जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं तो भारत में आपको पता है जब महात्मा गांधी चंपारण में गए थे तो उनका जो मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, वो यही था कि भारत में जो किसान थे उन पर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। ठीक है, तो उसी का विरोध करने के लिए जो गांधी जी थे वो चंपारण में गए थे। तो ये उसका एग्जाम्पल हो सकता है कि उन्होंने डिसाइड किया कौन सी फसल उगाई जाएगी और कौन सी फसल नहीं उगाई जाएगी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो वस्तु का जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि जितनी भी हमारी वस्तुएं होती थी उनका उत्पादन होता, तो उनकी जो प्रणाली थी और उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि जो वितरण की प्रणाली थी, उनके जितने भी तरीके थे उनको भी बदल दिया था। अब इन्होंने पेड़ों की कटाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनका जो मेन उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना था। ठीक है, तो पेड़ों के माध्यम से वहाँ पे जो पेड़ थे उनकी कटाई करके पेड़ों से अलग अलग तरह की जो किस्म की औषधियाँ होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, जगह को साफ कर देते थे, नए शहरों को बसाते थे, बागान लगाते थे, चाय की खेती करवाते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से इनकी स्टार्टिंग हुई थी। और ये जो पेड़ों की जो कटाई थी, ये जो कानून लेके आए थे उसमें जंगलों में जो ग्रामीण होते थे, यानी कि जंगल में के आसपास के जितने गाँव थे, वहाँ के जितने भी चरवाहे थे, जितने गरडिया थे,
उनको जंगल में जाना प्रतिबंधित कर दिया, यानी कि उसको बंद कर दिया था। इसकी वजह से जितने भी वहाँ के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो उपनिवेशवादी जो व्यवस्था थी उसने लोगों की आवाजाही को बढ़ाया बढ़ाया था। अब लोग वहाँ पे जंगल में नहीं जा सकते हैं, तो उनको काम करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए इधर से उधर जाना पड़ेगा। तो लोगों ने यहाँ उधर उधर जाना स्टार्ट कर दिया था। काम करने के लिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर ये चले जाते थे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, झारखंड के जो लोग थे वो असम के जो चाय के बागान हुआ करते थे उनमें काम करने के लिए जाया करते थे। अब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पर जाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से एक वर्ग उभर कर आया जिसको हम बोलते हैं नया मध्यम वर्ग। ये जो वर्ग था मेनली हमें बंगाल और मद्रास में ही देखने को मिलता है, वहीं से इनकी स्टार्टिंग हुई थी। क्योंकि जो अंग्रेज थे उनका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो इन्हीं दो क्षेत्रों पर था, और यहीं से कुछ ऐसे लोग उभर कर सामने आए थे जिन्होंने अपनी जो सेवाएं होती हैं, अपनी जो सर्विसेज होती हैं, वो उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था को यानी कि अंग्रेजों को देना स्टार्ट कर दिया। जिसमें सबसे पहले जो पेशेवर लोग थे जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर्स वगैरह, ये सारे के सारे आते थे इस नए मध्यम वर्ग के अंदर। अब जो लोगों की आवाजाही थी वो देशों के अंदर भी होती थी और देशों के बाहर भी होने लगी थी, यानी कि भारत के बाहर भी इन्होंने आवागमन शुरू कर दिया था भारत के नागरिकों ने। अगर हम बात करते हैं जो उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था थी उसने कुछ भारतीय मजदूर थे, कुछ उनके जो सर्विसमैन थे, सेवाकर्मी थे, उनको एशिया के अलग अलग देशों में, अफ्रीका में, अमेरिका में भेजना शुरू कर दिया था। जो वहाँ के कुछ लोग थे, जब भारत के जो कुछ लोग थे वो जाते थे जहाज़ों में ही कुछ लोग मर जाते थे, यानी कि उनकी जो डेथ थी जहाज़ों में ही हो जाती थी, और कुछ लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे लेकिन वो भारत वापस लौट कर ही नहीं आते थे, वहीं पे अपनी ज़मीन ले लेते थे, वहीं पे अपनी फैमिली को बढ़ा लेते थे। ठीक है, तो उन्हीं के जो वंशज थे उनको हम आज भारतीय मूल का कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंडियन ओरिजिन का कहते हैं। हमें अलग अलग ऐसे देश देखने को मिल जाते हैं दुनिया में जहाँ पर भारतीय मूल के जितने भी लोग हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। जिनके जो पूर्वज थे, यानी कि जो उनके एंसेस्टर्स थे, वो उस उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था के अंदर उसके दौरान, ठीक है, उसके दौरान उन देशों में पहुंच गए थे। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना, इसको बोलते हैं दौरान। इसकी जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपनिवेशवादी परिवर्तन की शुरुआत होने लगी थी, यानी कि वहाँ पे जो नियम आने लगे थे, कानून आने लगे थे, वो स्टार्ट हो गए थे। उन्होंने कुछ परिवर्तन स्टार्ट कर दिए थे। ये परिवर्तन आए इसलिए थे क्योंकि जो शासन था उसको एक व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके। ठीक है, इसलिए इन परिवर्तनों को लेके आया गया था। ये जो परिवर्तन थे यानी कि वैधानिक थे, यानी कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल थे जो कि लॉ से संबंधित थे, कानून थे। दूसरे परिवर्तन थे सांस्कृतिक, यानी कि जो हमारी परंपराएं थी उनमें परिवर्तन आए थे। और वास्तुकला थे, यानी कि जो आर्किटेक्चर पद्धतियां थी उनमें परिवर्तन आने लगे थे। जैसे चर्चों का निर्माण होने लगा था तो उन्होंने एक नई पद्धति दी थी निर्माण की, निर्माण शैली की। अब इनसे जो परिवर्तन आए थे वो अप्रत्यक्ष तरीके से कोई इनमें से जो कुछ परिवर्तन आए थे वो अप्रत्यक्ष तरीके से आए थे, यानी कि इनडायरेक्टली आए थे, अनइंटेंशनली आए थे। लेकिन जो कुछ परिवर्तन थे वो सुनियोजित तरीके से लेकर आए थे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं, भारत में मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षा पद्धति थी उसको लेकर आया गया था, उसको सुनियोजित तरीके से लेकर आया था। यहाँ पे जो मैकॉले था उसने एक थ्योरी दी थी जिसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं, 1834 के अंदर। वहां पर उसने कहा था कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना पड़ेगा जो जिस पर हम कम खर्च करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमें दे। वो अपने लोगों के बीच में जाकर हमारी जो शासन व्यवस्था है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसका प्रचार प्रसार कर सके। ठीक है, तो जो पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था थी उसको भारत में इस उद्देश्य से लेके आया गया था कि एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार हो जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखे, उसको बढ़ावा दे। ठीक है, जब लेकिन बाद में हमें पता है जो यही शासन व्यवस्था, यही जो शिक्षा व्यवस्था थी, राष्ट्रीयवादी चेतना यानी कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था और उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए उसके विरोध में जो चेतना हुई थी, चेतना का विकास इसी शिक्षा व्यवस्था ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नगरीकरण, यानी कि जो अर्बनाइजेशन है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नगरीकरण और औद्योगिकरण के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं औद्योगिकरण के बारे में, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मेन मतलब होता है, मेन जो अर्थ होता है, मुख्य अर्थ होता है, वो हम कह सकते हैं कि जो यांत्रिक उत्पादन था, यानी कि जो मशीन से उत्पादन था, प्रोडक्शन था, उसकी स्टार्टिंग हो गई थी, उसका उदय हो गया था।
जो उत्पादन था अमानवीय संसाधनों पर निर्भर होने लगा था। अमानवीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनपे उत्पादन करने के लिए जो मानव होते हैं उनका उनके श्रम का उपयोग कम से कम किया जाए, ठीक है, उनका श्रम कम से कम हो। जैसे अगर हम बात करते हैं वाष्प था यानी कि जो वेपर था, विद्युत थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, उसकी स्टार्टिंग हो गई थी औद्योगिकरण में, यानी कि जो प्रोडक्शन करने के लिए इन चीजों का उपयोग किया जाने लगा और यहीं से माना जाता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करते हैं, हमें कुछ ऐसी सभ्यताएं देखने को मिलती हैं जो काफी ज्यादा विकसित हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जमीन से उत्पादन करने के लिए यानी कि जो लैंड है उससे प्रोडक्शन करने के लिए, खेती करने के लिए हमें सबसे पहले मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। ये एक नॉर्मल चीज है कि अगर हमें अपने पेट भरना है, अपने पेट को पूरा भरना है, तो हमें जो खेती है उसको करना पड़ेगा और खेती करने के लिए हमें श्रम का ही उपयोग करना पड़ेगा। हमें हमेशा किसानों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा विकसित सभ्यताएं होती हैं उनमें भी कहा जाता है कि हमें अगर जमीन से कुछ उत्पादित करना है तो हमें सबसे पहले मानवीय श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। अब पहले की टाइम की अगर हम बात करते हैं तो पहले कम तकनीकी थी, यानी कि तकनीकी की जो समझ थी उसका विकास था काफी ज्यादा कम था, ठीक है। कम विकास की वजह से जो कम लोग थे वो गैर कृषि कार्य में यानी कि कृषि को छोड़कर जितने भी कार्य थे उनमें संलग्न, उसमें शामिल हो पाते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं जहां पर औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जितने भी जहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह लगी होती हैं, वहां के जो ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं वो कारखानों में, ऑफिस वगैरह में, दुकानों में काम करते हैं। क्योंकि एक तरफ जहां पर हम गांव की बात करते हैं वहां पर हमें खेत देखने को मिलते हैं, वहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिलती हैं, वहां की जो जनसंख्या होती है काफी ज्यादा कम होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या होती है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का निवास होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे उनकी जो मांगे होती हैं, बाजार में जो मांग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वो लोग जो होते हैं कारखानों में काम करते हैं, ऑफिस वगैरह में जाते हैं और दुकानों में अपना काम करते हैं, ठीक है। तो औद्योगिक क्षेत्रों में जो रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनके जो अवसर होते हैं, रोजगार के जो अवसर होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। औद्योगिक परिवेश की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो कृषि संबंधी कार्य होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं, ठीक है, व्यवसाय संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें लोगों की जो दिलचस्पी है वो कम होती जा रही है, यानी कि उनकी जो संख्या है काफी ज्यादा कम होती जा रही है। ऐसा हो क्यों रहा है? अगर हम बात करते हैं पश्चिम के बारे में, तो पश्चिम में हम देखते हैं कि जो 90% है यानी कि 90% से ज़्यादा जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो रोज़गार यानी कि जो जॉब वगैरह होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिकरण है यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो नगरीकरण है यानी कि अर्बनाइजेशन है, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों एक साथ चलती हैं। जब जब जहां जहां पर औद्योगिकरण होगा वहां पे नगर बसेंगे और जहां पर नगरीकरण होगा वहां पे औद्योगिकरण अपने आप होगा। तो ये दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में, तो जो ब्रिटेन था औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज था, ठीक है, पहला समाज था जो सबसे पहले ग्रामीण परिवेश से बदलकर नगरीय परिवेश में परिवर्तित हो गया था। अगर हम भारत पर अगर इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, उसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं, तो जो जितने भी पुराने नगर थे, पुराने नगरीय केंद्र थे, उनका पतन यानी कि उनका डिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था, वो उनका खात्मा होना शुरू हो गया था, वो कमजोर होते चले गए थे, उनका अस्तित्व कमजोर होता चला गया था। जहाँ पे औद्योगिकरण से ब्रिटेन में तो इसका उत्पादन बढ़ा था, उनका निर्माण, प्रोडक्शन उनका काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हो, यहाँ पे जो सारा मामला था वो काफी ज्यादा उल्टा हो गया था, विपरीत हो गया था। भारत में इसमें काफी ज्यादा गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत का जो रेशम था उसका, उसकी काफी ज्यादा डिमांड थी वर्ल्ड के जो मार्केट है उसमें, तो रेशम और जो कपास था उसका उत्पादन और निर्यात भारत से कम होता चला गया था, कम होता गया। उसके बाद जो भारत के जो कुछ प्राचीन नगर थे, जैसे मैंने आपको बताया जो पुराने नगरीय केंद्र थे उनका पतन होना स्टार्ट हो गया, जिसमें सूरत जो था काफी ज्यादा फेमस था कपास के लिए, और जो मछलीपट्टनम थे, इन दोनों शहरों का जो अस्तित्व था, उनका जो एक्सिस्टेंस था वो काफी ज्यादा कमजोर होने लगा, उनका महत्व घटता चला गया। फिर इस ये तो इसके कुछ बुरे इफेक्ट हो गए, कुछ बुरे प्रभाव हो गए, लेकिन इसके साथ में ही कुछ आधुनिक जो नगर थे यानी कि जो नए नए नगर थे उनका विकास होना शुरू हो गया। जैसे मुंबई का विकास शुरू हो गया था, कोलकाता का विकास शुरू हो गया था, नीचे अगर हम मद्रास में जाएं साउथ में तो वहां पर इसका विकास शुरू हो गया था, ठीक है। अब ये जो इफेक्ट पूरा पड़ा था औद्योगिकरण के, जो बुरे प्रभाव पड़े थे, उसमें जो जितने कारीगर थे, कलाकार थे, कुलीन वर्ग के जितने लोग थे, उन लोगों का पतन होना स्टार्ट होता गया, उनका पतन हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 19वीं सदी के बारे में, ठीक है, तो वहां से भारत के कुछ आधुनिक नए शहरों का निर्माण हुआ था, जहां पर जो कुछ मशीन के उद्योग थे यानी कि यांत्रिक उद्योग थे उनको लगाया गया और उनकी जो वहां की जो जनसंख्या थी वो बढ़ने लगी थी। ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ था उसे उसमें
औद्योगिकरण की वजह से जो ज्यादातर जो लोग थे वो नगरों में रहने लगे, यानी कि शहरों में रहने लग गए थे। लेकिन अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में जितने भी लोग थे वो कृषि कार्यों की तरफ जाने लगे थे। यानी कि पहले अगर कम लोग भी काम करते थे, लेकिन औद्योगिकरण का ऐसा प्रभाव भारत पर पड़ा कि जो भारत के लोग थे वो भी अब कृषि कार्यों में ही स्टार्ट हो गए थे, उन्होंने कृषि कार्यों को करना शुरू कर दिया था। पश्चिमी औद्योगिकरण की अगर हम बात करते हैं, उसके परिणामों स्वरूप की बात करते हैं, तो उसकी जो तुलना है, जो उसका जो मध्यम वर्ग आया था, उसकी जो तुलना है भारत में औद्योगिकरण के जो अनुभव थे, उनके जो प्रभाव थे, उनसे की जाने लगी। यानी कि एक तरफ वहां पे मध्यम वर्ग उभर कर आने लगा और भारत में जो जो लोग हैं वो कृषि की तरफ ज्यादा जाने लगे थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन हुआ था उसी को हम देख कह सकते हैं इस चीज के बारे में। औद्योगिकरण का मतलब निकाला गया फिर, ठीक है, और इसका मतलब ये कहा गया था कि सिर्फ हमें इस पे फोकस नहीं करना कि औद्योगिकरण का मतलब यही नहीं होता कि केवल मशीनों पर आधारित जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन हमें ये भी इसका एक अर्थ देखना चाहिए कि जो जितने भी नए जो सामाजिक समूह थे वो उभर कर आ रहे थे, उनके बीच में जो संबंध थे उनका विकास हो रहा था। ठीक है, उनका उद्भव हो रहा था, और इसकी जो पूरी की पूरी विकास और उद्भव की जो कहानी थी उसी को कहा जाता है औद्योगिकरण। ठीक है, तो आपको भी औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ इतना नहीं समझना है कि जो केवल जो मशीन पर आधारित जो उत्पादन है उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि जो मशीन से उत्पादित जो वस्तुएं हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन साथ साथ में हमें एक चीज और देखनी है कि जो जितने भी सामाजिक जितने समूह हैं नए नए संबंधों को स्थापित कर रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, तो इनकी जो पूरी की पूरी जो कहानी है वो उसको हम बोलते हैं औद्योगिकरण। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसकी जो पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो नगरों पर केंद्रित थी, नगरों में उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस था उस चीज का। अगर हम बात करते हैं जो समुद्र तटीय नगर थे जैसे मुंबई, कलकत्ता, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इन सबको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, क्योंकि ये जो ऐसी जगहें थी जहां से उपभोग की जो आवश्यक वस्तुएं थी उनका निर्यात उनका आयात काफी ज्यादा आसानी तरीके से किया जा सकता था। इसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखते थे पूरे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। अगर हम देखते हैं तो यहीं से जो उत्पादित वस्तुएं थी उनका सस्ती लागत से आयात किया जा सकता था। मैंने आपको बताया आयात और निर्यात इन तीनों शहरों से काफी ज्यादा होने लगा था। जो औपनिवेशिक नगर थे ब्रिटेन में और जो भारत में जितने भी नगर थे उनके बीच में एक महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र के रूप में काम करने लगे। यानी कि जो ब्रिटेन के कुछ नगर थे उनके बीच में और जो भारत के कुछ नगर थे उनके बीच में काफी ज्यादा कोऑर्डिनेट करने लगे, और एक कनेक्टिव लिंक के रूप में इंपॉर्टेंट रूप अपने नगर के रूप में ये सामने आए थे। इसी प्रकार ये जो नगर थे भूमंडलीय जो पूंजीवाद था उसके हम कह सकते हैं काफी ज्यादा ठोस उदाहरण हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं इसके बारे में। अगर हम एग्जाम्पल के लिए और बात करते हैं तो भारत में हम देखते हैं जो बम्बई था उसको इस प्रकार से सुनियोजित तरीके से विकसित किया गया था कि उस टाइम पर यानी कि 1900 तक जो भारत की जो 1/3 कपास थी उसको बम्बई से निर्यात किया जा चुका था, यानी कि जहाज से उसको बाहर भेजा जा चुका था। फिर कलकत्ता से जो जूट था यानी कि जो पटसन था उसका निर्यात यानी कि उसको बाहर अलग अलग देशों में भेजना स्टार्ट कर दिया था, भेजा जाता था। और जो चेन्नई था उससे कहवा को, चीनी को, नील को, और जो कपास थी उसको ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था। कहवा का अर्थ होता है कॉफी। ठीक है, तो चेन्नई से जो कॉफी थी, चीनी थी, जो इंडिगो थी, नील थी, और जो कपास थी उसको बाहर भेजने लगे थे। अब जब नगरों की इतनी इंपॉर्टेंस होने लगी थी तो हमें बहुत सारे नगरों को की स्थापना देखने को मिलती है, यानी कि नए नए जो नगर थे उनकी स्थापना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो जब जब औद्योगिकरण आया था, नगरीकरण हुआ था, उससे जितने भी पुराने शहर थे, प्राचीन नगर थे, उनका अस्तित्व कमजोर होता चला गया, यानी कि उनका जो महत्व था वो घटता चला गया था। इसके साथ ही जो कुछ औपनिवेशिक शहर थे उनका विकास स्टार्ट हो गया था, उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। यानी कि जो पुराने शहर थे वो खत्म होते जा रहे थे और नए नए शहर विकसित होते हो रहे थे। जिसमें अगर हम बात करते हैं कोलकाता के बारे में, तो जो कोलकाता है वो ऐसा पहला नगर था जो कि विकसित किया गया था अपने फायदे के लिए, अपने अपने उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो कोलकाता की अगर हम बात करते हैं उनके जो संस्थापक थे वो बोला जाता है जॉब चॉर्नोक को। ठीक है, इन्होंने हुगली नदी के तट पर 3 गांवों को पट्टे पर लिया था, यानी कि लीज पर लिया था। और वो 3 गांव कौन से थे? कोलिकाता, गोविंदपुर और सूतानुती। ठीक है, तो ये 3 गांव ऐसे थे जिनको इन्होंने पट्टे पर यानी कि लीज पर लिया था, वहां का जो राजा था, वहां का जो सुल्तान था उससे। और इन्हीं तीनों को इकट्ठा करके वहां पर एक नगर बनाया जिसको कोलकाता बोला जाता है। ठीक है,
उसका जो उद्देश्य था, यानी कि जो जैपचोर्नोक था, उसका उद्देश्य था कि ये जो जितने तीनों गांव थे उनको व्यापार के अड्डे हम बना सकें और अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें। उगली नदी के किनारे ही जो 1698 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, फोर्ट विलियम था, उसकी स्थापना की गई और उसका जो मेन उद्देश्य था उसमें रक्षा और जो सैन्य बल थे उसको गठित किया जाए। उसके आसपास का जो खुला क्षेत्र था उसको मैदान बोला जाता है, जहां पर उन्होंने सैन्य जितने बल थे उसके डेरे डाले, ठीक है। और जो पूरे साम्राज्य का जो मेन केंद्र था वो कलकत्ता नगर बन गया था, ठीक है। और इसी केंद्र से पूरा का पूरा जो नगर था उसका प्रसार शुरू हो गया था, यानी कि जहां पर सैन्य बल था वहीं से पूरे पूरे नगर का जो केंद्र था उसका प्रसार, उसका फैलना शुरू हो गया था। फिर बात करते हैं, चाय की बागवानी शुरू हो गई थी, उसकी स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है। औद्योगिकरण और जो नगरीकरण हुआ था उसका जैसे 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 ब्रिटेन में औद्योगिकरण और नगरीकरण हुआ था वैसे भारत में नहीं हुआ था, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो औद्योगिकरण हुआ था उसकी देर उसमें क्यों हुई थी, क्योंकि भारत में जो औद्योगिकरण था वहाँ भारत की जो व्यवस्था थी वो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी, ठीक है। तो जो अपने हितों के लिए ही काम करते थे, अपने हितों को सबसे पहले देखते थे, जिसकी वजह से भारत में उन्होंने जो औद्योगिकरण था उसकी स्टार्टिंग नहीं की थी, देर से काफी ज्यादा उसको शुरू करा था। वो ये मानते थे जो औपनिवेशिक सरकार थी गलत तरीकों से मजदूरों की भर्ती करती थी, ठीक है, और उनसे बलपूर्वक काम करवाती थी, उनसे काम लिया जाता था। वो जो ब्रिटिश व्यापारी थे, ब्रिटिश व्यापारियों के लिए सरकारी बल का प्रयोग कर बागानों में मजदूरों से सस्ते काम, सस्ते से सस्ते दाम पर काम करवाया जाता था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर हम चाय बागानों के बारे में बात करते हैं तो उसकी हमें जानकारी के अलग अलग स्रोत देखने को मिलते हैं, जैसे कथा साहित्य होते हैं, जो अलग अलग स्रोत होते हैं, उनसे हम बागानों में काम करने वाले जितने मजदूर होते हैं उनके जीवन से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। औपनिवेशिक प्रशासक जितने भी थे वो ये मानकर चलते थे कि जो बागान के जितने मालिक हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए मजदूरों पर हम कड़े से कड़ा बल का प्रयोग कर सकते हैं। वो इस बात को पूरी तरह जानते थे कि वो जो औपनिवेशिक देश है उसमें चलाए गए जो नियम कानून होते हैं वो हमारे देश से अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक कॉन्ट्रडिक्शन की सिचुएशन पैदा हुई थी जहां पर भारत जो है पश्चिम से अलग अलग विचारों को सीख रहा था, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की तो भारत में जो आधुनिक विचार थे उनका पालन नहीं कर रहा था। तो यही बात की जा रही है कि जो औपनिवेशिक देश थे, औपनिवेशिक देश में जितने भी कानून चलाए जा रहे हैं वो अलग अलग देशों से वो उन देशों से काफ़ी ज़्यादा अलग हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो ब्रिटिश है वो उन प्रजातांत्रिक जो नियम है, प्रजातांत्रिक जो नियम है उनका निर्वहन औपनिवेशिक देशों में भी कर सके, ठीक है, जो ब्रिटेन में लागू होते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण की स्टार्टिंग हो चुकी थी, भारत आज़ाद हो चुका है। अब बात करते हैं भारत में जो औद्योगिकरण है और नगरीकरण है उसमें औपनिवेशिक जो शासन है उसकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। औपनिवेशिक शासन जो था उसने भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण में उसकी नींव डाली थी, उसकी गति उसकी बढ़ाई थी, लेकिन जब भारत आजाद हुआ उसके बाद उसमें काफी ज्यादा तीव्र गति हो गई थी। जितने भी राष्ट्रवादी थे उनके लिए औपनिवेशिक शासन के दौरान जो भी आर्थिक शोषण हुआ था वो एक केंद्रीय मुद्दा था। पूरा का पूरा जो राष्ट्रवाद था उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, कुछ केंद्र थे जिसमें इन्होंने आर्थिक शोषण को रखा था। राजनीतिक शोषण भी इसके अंदर था, लोगों के लिए अधिकार भी थे इनके अंदर, ठीक है। जो उपनिवेशवाद से पहले के जितने भी जो अगर हम भारत की जो तस्वीर है उसको देखते हैं, भारत की जो छवि है वो काफी ज्यादा समृद्ध और संपन्नता से भरी हुई हमें देखने को मिलती है, जो हम कह सकते हैं अलग अलग जो कथा है, जो साहित्य हैं वहां से हम उसको पढ़ सकते हैं। जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे उससे पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। तो उसी से हम कह सकते हैं जो भारत था अंग्रेजों के आने से पहले काफी ज्यादा समृद्ध था, काफी ज्यादा धन संपन्न संसाधन से लिप्त एक देश था। लेकिन जब भारत में उपनिवेशवादी व्यवस्था आई थी उसके बाद में भारत में गरीबी बढ़ गई थी, गरीबी हमें देखने को मिलती है। स्वदेशी जितने आंदोलन हुए थे उसमें जो भारत की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी उसके प्रति निष्ठा को मजबूत किया। जैसे स्वदेशी आंदोलन के लिए अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए बात करते हैं, तो जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ दी थी जिसमें उन्होंने बताया था किस तरह से जो अंग्रेज हैं भारत को खोखला कर रहे हैं अंदर से, भारत का जो पैसा है वो ब्रिटेन में लेके जा रहे हैं और अपना आर्थिक विकास कर रहे हैं और भारत को गरीब बना रहे हैं, ठीक है। तो जो अर्थव्यवस्था थी उस पर एक काफी ज्यादा फोकस किया जाने लगा था आंदोलन के दौरान। जो कुछ आधुनिक विचार थे उसके द्वारा लोगों ने ये अनुभव किया था कि किस तरह से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। जितने भी राष्ट्रवादी थे उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि अगर हम तीव्र गति से और औद्योगिकरण को बढ़ावा देते हैं तो हम आर्थिक स्थिति में हम सुधार कर सकते हैं और अपना विकास करके सामाजिक न्याय को पूरे समाज में वितरित कर सकते हैं।
अब इसके लिए सबसे पहले तीव्र औद्योगिकरण करने के लिए हमें भारी से भारी जो मशीन उद्योग होते हैं उनका विकास करना पड़ेगा। अब ये जो उद्योग, जो भारी जो मशीनीकृत उद्योग होते हैं उनको बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर और और जो बड़े कोऑपरेटिव सेक्टर थे उनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानने लगे थे, और इन्हीं की सहायता से जितने भी बड़े से बड़े जो उद्योग थे उनको स्थापित किया जाने लगा था। जो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने ये सोचा था कि जो आधुनिक और समृद्धशाली भारत होगा, समृद्धशील भारत होगा, उसकी जो नींव होगी वो हम जो भारी जो वृहद लौह इस्पात होते हैं, उत्पादक उद्योग होते हैं, जो विशाल बांध होते हैं, विद्युत शक्ति के जो केंद्र होते हैं उस पर रखी जाएगी। यानी कि जो भारत की जो नींव है वो बड़े बड़े लौह इस्पात उद्योग, अलग अलग जो उद्योग होते हैं उन पर रखी जाएगी, बड़े बड़े बांध होंगे और जो विद्युत शक्ति के रूप में भारत को जाना जाएगा। हम देखते हैं जो पंचवर्षीय योजना आई थी उनके अंदर भी कृषि पर काम किया गया, बड़े बड़े जो उद्योग थे उनको बनाया गया, जितने भी बांध थे बड़े बड़े उनको बनाया गया था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो विजन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत में नगरीकरण किस तरह से हुआ था, हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पे जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक स्मॉल विलेज बन गया है, भूमंडलीकरण हो गया है, यानी कि छोटा सा छोटा गांव बन गया है पूरा विश्व, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रसार देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। प्रसार से तात्पर्य ये होता है कि अगर हम देखते हैं कोई भी घटना होती है तो आज के टाइम पे वो पूरे विश्व में फैल जाती है। एक चीज़ अगर पूरे विश्व किसी कोने में परिवर्तित हो रही है तो उसका जो प्रभाव होता है विश्व के दूसरे कोने पर हमें देखने को मिल जाता है। जो आज के टाइम पे 21वीं सदी में जो नगरीकरण की प्रक्रिया है भारत के अंदर में वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र नज़र आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज गति से हो रही है। भारत सरकार की एक जो योजना है स्मार्ट सिटी है, जिसके तहत अलग अलग तरह की जो अलग अलग क्षेत्रों में जो स्मार्ट सिटी है यानी कि जो नगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इसने इस गति जो ये जो नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी ज़्यादा तीव्र किया है, उसकी गति को बढ़ाया है। जो भारत में नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसका प्रभाव हम बहुत ही स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से पहले काफी ज्यादा कम नगर हुआ करते थे और आज के टाइम पे जो नगरों का विकास है वो बढ़ता ही जा रहा है। नगरीकरण जो है वो कई तरह से हो रहा है। इस पर जो समाजशास्त्री थे M.S.A. राव, उन्होंने किस चीज़ें लिखी थी। उन्होंने कहा था कि जो भारत के कुछ गांव हैं वो बहुत तेजी से नगरों के प्रभाव में आ रहे हैं, नगरीय प्रभाव में आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो नगरीय प्रकृति का जो प्रभाव है यानी कि जो नगर का प्रभाव है, गांवों का शहर से कैसा संबंध है इस बात पर निर्भर करता है। यानी कि जो गांव है शहर से ज़्यादा दूर है, पास है, उनके बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है वो किस तरह के हैं, सामाजिक संबंध किस तरह से हैं, क्या वो गांव शहर पर आर्थिक रूप से निर्भर है, तो इस चीज ये संबंध होते हैं इस पर निर्भर करता है। ठीक है, उन्होंने 3 प्रकार जो नगरीय प्रभाव थे उनके बारे में व्याख्या करी थी। तो इनमें सबसे पहले उन्होंने कहा था कि पहले ऐसे गांव आते हैं जहाँ से अच्छी खासी जो जनसंख्या होती है वो दूर दराज शहरों में काम करने के लिए जाती है, रोजगार के लिए जाती है। वे लोग जो होते हैं उन शहरों में ही रहते हैं, लेकिन उनके जो परिवार के जितने मेंबर होते हैं, फैमिली के जितने सदस्य होते हैं वो उन गाँव में रहते हैं और वो शहरों में काम करके शहरों से पैसे भेजकर कमाकर गांव में भेजते हैं। ठीक है, और दूसरा नगर उन्होंने ये बताया था कि जो औद्योगिक शहरों के निकट होता है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल सिटीज होते हैं उनके पास में स्थित होता है। जैसे जैसे कोई औद्योगिक शहर उभरता है तो उसके आसपास के जितने भी गांव की पूरी जो जमीन होती है वो शहर का हिस्सा बन जाती है। जैसे कोई भी प्लांट लगता है बिजली का तो उसके आसपास की जितनी भी जमीन होती है वो उस नगर के हिस्से में आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे जो शहर होते हैं उसमें जो प्रवासी कामगार होते हैं वो आने लगते हैं अपने काम के उद्देश्य से, काम ढूंढने के उद्देश्य से उस प्लांट में, उस उद्योग में काम करने के लिए। ठीक है, तो गांव में मकान की मांग बढ़ जाती है और बाजार का विस्तार होता रहता है। ठीक है, और ये सब तो बढ़ता ही रहता है, लेकिन एक संतुलन की स्थिति आ जाती है, असंतुलन की स्थिति आ जाती है जो वहाँ के निवासी होते हैं और जो प्रवासी होते हैं उनके बीच में जो संबंध होते हैं, उनकी जो संस्कृति को लेकर, उनके जो सामाजिक नियम होते हैं, परंपराएं होती हैं, उनको लेकर एक असंतुलन की स्थिति आ जाती है, तो उसमें भी हमें समस्या देखने को मिलती है। तीसरी अगर हम बात करते हैं, जो तीसरा प्रभाव उन्होंने बताया था कि ऐसे नगर, ऐसे शहर हैं जो महानगर हैं उनका विकास हो रहा है। ठीक है, तो उसमें जो महानगरों के जो निकटवर्ती गाँव होते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे दिल्ली के आसपास के जितने गांव हैं वो इन चीज़ों में हम उनको देख सकते हैं, इस कैटेगरी में रख सकते हैं। नगरों का जो विस्तार हुआ था उसमें जो सीमावर्ती गांव होते हैं नगर के प्रभाव में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो लोग होते हैं वो नहीं रहते हैं, तो उन क्षेत्रों को भी नगरीय विकास के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रो सिटी है, तो उसके आसपास के जितने गांव होते हैं,
ठीक है, तो वो भी पूरे के पूरे उस नगर में आने लगते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के आसपास में भी हमें कई सारे गांव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी दिल्ली का जो पूरा इफेक्ट है उस पर, उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं। और जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, ठीक है, यानी कि जो जनसंख्या विहीन जगह होती है, उसको नगरीय विकास के लिए प्रयोग कर लिया जा सकता है। दिल्ली का जो द्वारका का जो एरिया है, तो वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम थी पहले, लेकिन साथ के साथ गवर्नमेंट ने वहाँ पे कुछ काम किए, नगरीय विस्तार किया, और वहाँ पे आज के टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, और लोग वहाँ पर आज के टाइम पे रहते हैं।